चलिएगा, कल के क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में पिछले का क्लास में जो हमने बता दिए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में हमने घन की टोटल बात बताए थे कि घन में क्या क्या होती है। घन का आयतन का सूत्र, क्षेत्रफल का, विकर्ण का। घन क्या होती है? वैसे त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? घन की कितना सतह होती है? सतह का एक और दूसरा नाम क्या आया था? पृष्ठ आया था। उसके बाद किनारा बोलेंगे। घन में 12 किनारा होता है, उसे को कोर बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। घन में कितना कोण होता है? 8 कोण होता है। कितना विकर्ण होता है? 4 विकर्ण। घन का 3 फार्मूला आया था। घन का आया था आयतन का भुजा क्यू, क्षेत्रफल का 6 गुना भुजा स्क्वायर, विकर्ण का क्या आया था? √3 गुना भुजा आया था। इतना हो गया था। हमने यहाँ पर उदाहरण में आपको घन का भुजा देते थे और घन का आयतन निकालने कहते थे। घन का भुजा देते थे, क्षेत्रफल निकालने कहते थे। घन का आयतन देते थे, क्षेत्रफल निकालने कहते थे। घन का क्या कहते? विकर्ण दे करके क्षेत्रफल, यानी टोटल घन का जैसे भी फार्मूला होता था, हिसाब होता था, इस पर टोटल हमने कल करा चुके थे। आज बात करते किस पर? घनाभ पर, उसके बाद बेलन पर। तो चलिए आज बात करेंगे, घनाभ पर बात होगी। आएगा बात घनाभ। आखिर घनाभ क्या होता है? तो घनाभ का ये जो फिगर हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो कैसा बीमीय होगा? त्रिविमीय, जिसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और उसका मोटाई होगा। तो इसका परिभाषा होता है घनाभ का कि वैसा त्रिविमीय आकृति, वैसा त्रिविमीय आकृति जिसमें क्या हो? लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई या ऊंचाई, तथा इसको क्या करेगा? मोटाई लिखो या ऊंचाई, क्या बराबर हो कि बराबर नहीं हो? हाँ, बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे घनाभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो वैसा त्रिविमीय आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों अलग अलग हो। अभी मत लिखिएगा, मत लिखिए। वैसा त्रिविमीय आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों अलग अलग हो जाए, उसे हम घनाभ कहते हैं। अगर हम घनाभ का फिगर देखा जाए बउआ, तो इस प्रकार से हम घनाभ का फिगर बना सकते हैं। थोड़ा घनाभ में बनाते समय जितना आप इधर छोड़िएगा उतना इधर बढ़िएगा, जितना ऊपर से छोड़िएगा उतना आप नीचे बढ़िएगा। तो यहाँ से अगर हम इधर लेते हैं तो इसको इधर जाएंगे, फिर इस प्रकार से इसको मिला देंगे। यहाँ से इस प्रकार से मिला दिया जाएगा तो ये किसका आकृति बना? सो बताइए, घनाभ का। किसका आकृति बना? घनाभ का आकृति। कैसा बना? घनाभ का। और घनाभ का तीनों लंबाई, ये हो गया क्या? लंबाई हो गया। ये आपका क्या होगा? चौड़ाई हो गया। ये आपका क्या हो गया? ऊंचाई। तो घनाभ में कितनी बीमा होती है? कौन कौन बीमा? लंबाई, चौड़ाई और। तो यहाँ से वो तीनों अलग अलग। अब यहाँ पर एक बात आएगा, यहाँ पर आएगा कि घनाभ में अगर सतह पूछे, सतह का एक और नाम होता है पृष्ठ पूछे, तो कितना पृष्ठ होगा? 6 पृष्ठ होगा। हम लोग ईंटा देखेंगे, माचिस देखेंगे, किताब देखे होंगे, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। माचिस का डिब्बा देखिए, किताब देखिए, कॉपी देखिए, ईंटा देखिए, दीवार देखिए, सबका सब उदाहरण किसका है? घनाभ का। तो सब में लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। तो ये घनाभ का सतह की बात करता है। घन में भी 6 सतह, तो घनाभ में फर्क इतना कि उसका सभी भुजा बराबर होता था, इसका सभी भुजा बराबर नहीं होगा। एक और इसका ऑब्जेक्टिव में आता है कि घनाभ में किनारा पूछे,
किनारा पूछे या उसी को दूसरा नाम कोर पूछे या इसी का एक और नाम पूछे भुजा, तो कितना बोलेंगे? 12 बोलेंगे। एक और इसका बात आता है घनाभ का, इसका 3 तो फार्मूला मेन होता है। घनाभ में एक और होता है विकर्ण का मान पूछे, विकर्ण होता है अंदर इसका विकर्ण, पहले कोण पूछ लेते ना, घना में कितना कोण होता है? तो 8 कोण होता है। एक और होता है घनाभ में विकर्ण की बात पूछे, विकर्ण की बात पूछे तो कितना होगा? तो जो घन में था वही क्या है? घना में। घन में भी कैसा था? घनाभ में भी कैसा था? घन में भी कै किनारा, घनाभ में भी कै किनारा, घन में भी कै कोण, घनाभ में भी कै कोण। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया। अब आगे की बात क्या कहता है सो सुनिएगा। अब यहाँ से इसका फार्मूला आ जाता है, यहाँ से क्या आता है? फार्मूला आता है, यानी सूत्र आता है। इसमें भी 3 ही सूत्र मेन होता है। ये 3 सूत्र को आप ध्यान दीजिएगा। पहला इसका सूत्र आता है घनाभ का आयतन आएगा, आपका आएगा कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दूसरा इसका सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है? घनाभ का क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से एता पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल होता है तो इसको अगर लिखना होगा तो एस आएगा, तो इसको 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का क्या आएगा? घनाभ का विकर्ण आएगा। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है डायगोनल, जिसे हम लोग बोलते हैं L² प्लस B² प्लस H²। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला आता है। कभी कभी देखते होंगे कि कमरे का चारों दीवार का भी क्षेत्रफल, कभी एक रूम जो हमारा कमरा होता है या एक घनाभ होता है, देखिएगा ये लंबाई है, चौड़ाई है, इसका क्या होता है? ऊंचाई है। तो ये हमारा जो कमरा है एक प्रकार का घनाभ है, लेकिन इस घनाभ में छो सतह होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। लेकिन कभी कभी प्रश्न में कह देता है कि घनाभ का आयतन निकाले तो LBH करेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कहेंगे। अब कहेगा कभी कभी विकर्ण कहेगा इसका तो अंदर रूट L² प्लस B² प्लस H²। लेकिन यहाँ पर एक और कभी बात दे देता है कि कमरे का चारों दीवार का या घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछे। जैसे ये हमारा घनाभ है तो 1 दीवार 2 और 3 और 4 ऊपर और नीचे छोड़ देगा तो 4 दीवार का ही पूछेगा, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछे तब क्या होगा? 2 इंटू L प्लस B और गुना क्या होगा? 2 इंटू L प्लस B गुना क्या होता है? H। इस प्रकार से किसका निकला? किसका जी? हाँ, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B गुना H। ये चारों ही दीवार का, अगर हमारा कोई कमरा हो पेंट करने की बात होगा, चाहे घनाभ का रूम है कहेगा उसका 4 दीवार को पेंट करना तो उसका खर्च क्या होगा? तो 4 दीवार का कहेगा तो ये सूत्र लगाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल का कहेगा ये फार्मूला लगा देंगे। 6 दीवार का होगा। अच्छा देखो एक बात, यहाँ पर 2 ही का है आया। अगर कोई घनाभ है, मान लिया एक हम घनाभ लेते या एक घनाभ है तो इसका घनाभ है तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है यह एक प्रकार का आयत है। हालांकि जब मोटाई मत देखो, ये जो सामने से तू देख रहा है तो सिर्फ इसमें लंबाई और क्या है? चौड़ाई है। तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्या इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो सेम जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल तो इसका भी होगा या नहीं। फिर देखो
जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल तो इसका होगा, फिर जो क्षेत्रफल इसका होगा वो क्षेत्रफल नीचे लगा। तो सबका दो दो गो है या नहीं है ना, तो इसीलिए दो कॉमन ले लिया। एल बी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल, बी एच इसका क्षेत्रफल, एच एल इसका क्षेत्रफल। तो ये तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ देता है तो घनाभ का टोटल क्षेत्रफल आ जाता है। और सब दो दो आएगा इसीलिए दो कॉमन ले जाता है। अब ये क्या हुआ, ये जो होता है विकर्ण होता है। कभी कभी ये पूछेगा कि एक कमरा का लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 2 है, तो कमरा में सबसे लंबा छड़ जो रखता है वो छड़ की लंबाई क्या होगी। तो बताओ कमरा में अगर छड़ रखना है, 20 मीटर लंबाई का कोई कमरा है तो क्या छड़ 20 मीटर का ही रख सकते हैं कि उससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा। एगो छड़ लाइए और रखिएगा, अगर अटक गया तो क्या करते हैं, कोना तरफ ले जाते हैं। मिसैनी को हम रूम में कैसे करते हैं, निकालने के बारे होता है कोना तरफ ले जाते हैं, वो कोना से वो कोना ले जाइएगा, इसका मतलब लंबाई क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाता है। तो कोई भी कमरा हो या घनाभ हो उसका विकर्ण जो होता है औरों भुजा की लंबाई से ज़्यादा होती है। कोई भी घन हो या घनाभ हो उसकी लंबाई जो विकर्ण की जो लंबाई होती है औरों भुजा से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तुम सपोज करना हम 20 मीटर का कोई कमरा है, उसमें एक बांस रखेंगे तो 20 मीटर लंबाई का होगा, लेकिन वही बांस को अगर तिरछे करके खड़ा करेंगे तो घट जाएगा और बच जाएगा या नहीं। तो विकर्ण ज़्यादा बड़ा होता है कि भुजा बड़ा होती है, विकर्ण। तो क्या यहाँ तक समझ में आया। घनाभ क्या होती है, तो घनाभ एक ऐसा त्रिविमीय आकृति है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, इसे हम घनाभ कहते हैं। घनाभ में 6 सतह, 12 किनारा, 8 कोण, 4 विकर्ण होता है। घनाभ का कुछ सूत्र आता है, घनाभ के आयतन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, विकर्ण का, कमरे के चारों दीवार का। इतना थोड़ा उतार लीजिए तब हम यहाँ पर उदाहरण चलेंगे, तब फिर चलेंगे बेलन का। बनवावे लिखिएगा, एक घनाभ का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। एक घनाभ का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो आयतन एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र ने, तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घनाभ का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मिला लेते हैं, देखिएगा छुटिया, पहले थोड़ा समझ लीजिए। एक घनाभ का लंबाई कितना, मतलब किसका मान जब भी बनाइएगा तो कॉपी के बीच में एल का मान 5 सेंटीमीटर, बी का मान 4 सेंटीमीटर, एच का मान 2 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको इसमें पहला प्रश्न बोला कि घनाभ का क्या बोला, आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है एल बी एच। एल का मान 5 4 2 रखिएगा, 5 और 20 दूना 40। आयतन निकाल रहे तो क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इसका सेंटीमीटर गुना कर उसका क्यों हो जाता है। दूसरा प्रश्न बी में कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB BH और प्लस HL होता है। एल का मान कितना हो गया 5, बी का मान 4, फिर 4 गुना 2, फिर 2 गुना 5, इसको गुना करेगा 2, 20 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 2 शायद 38 होगा, 38 दूना 76 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आंसर इसका आ गया। कोई दिक्कत। तो घनाभ को देखो नॉर्मली अगर हिसाब कहेगा तो इसी टाइप का देगा, और थोड़ा सुन अंदर से अगर खखारेगा और थोड़ा सुन ज़्यादा टाइट में देगा तो उसके लिए आपको क्षेत्रफल दे देगा, आयतन देगा, लंबाई चौड़ाई देगा, ऊंचाई छोड़ देगा, वहाँ से आपको पूछेगा।
ठीक है, लेकिन नॉर्मली हिसाब इसी टाइप से रहता है। लिखिएगा एक घनाभ का लंबाई 15 मीटर है। एक घनाभ का लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर। 15, 12 तथा 10 मीटर। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बनाइएगा का बना शिवम। चलिए, एक घनाभ का लंबाई कितना है बताओ? 15 है, चौड़ाई 12 है, ऊंचाई 10। 15 गुना 12 करेंगे 180 गुना 10 आएगा, शायद 1800 मीटर का क्यूब हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसको करेंगे तो 2 इंटू एल का वैल्यू 15 गुना 12, फिर 12 गुना 10, फिर 10 गुना 15। सही यहाँ तक। उसके बाद 2, ये हो गया 180, ये हो गया 120, ये हो गया 150। टोटल जोड़ दीजिएगा 450। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 900 मीटर का। सही है क्या? हो गया। तो यहाँ पर से 2 प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई घनाभ का, ये लड़का, अगर कोई घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दे तो उसको आराम से हम क्या निकाल देंगे? उसका आयतन और क्षेत्रफल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते तीसरा प्रश्न विकर्ण निकाले। लिखिएगा यहाँ तक सब क्लियर है ना? छोटिया क्लियर है? लिखिएगा एक घनाभ का लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है तो विकर्ण ज्ञात करें। सब दिया हुआ है। एक घनाभ का लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 5 है, तो विकर्ण ज्ञात करें। सबसे पहले आप हल लिखिएगा, बनाइएगा। बन गया। चलिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? एल का वैल्यू 10 मीटर, बी का वैल्यू 8 मीटर, एच का वैल्यू 5 मीटर। तो विकर्ण चाहिए। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। एल का वैल्यू 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 10 दाएँ के कितना होगा? 100, 8 8 5 5, इसको शायद जोड़ देंगे तो 2 8 9 होगा। नहीं रे, देख लो, 1 8 9 होगा। अब 1 8 9 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकला। 2 8 9 का 17 होता है। ठीक है, 1 8 9 का वर्गमूल नहीं। ज़्यादा करेंगे तो इसको तोड़ते हैं तो देखिएगा 189 को क्या करेगा? 1 8 9 को तोड़ेंगे 3 से, 3 जगह 18 63, 3 से लगाएंगे 9 7 कितना 21, 3 से लगाएंगे 7, 7 से लगाएंगे तो 3 3 3 7, एगो जोड़ा निकल जाएगा 3, बचेगा 21। ठीक है, तो इतना इसका आंसर हो चुका। ठीक है, कोई दिक्कत? विकर्ण निकल जाएगा। एक और प्रश्न बनवावे। चलिए, मीटर में करिएगा। सही है? हाँ, एक इच्छा है तो कर सकते थे, आंसर इतनी भी हो सकता है, लेकिन कर देना ज़्यादा उचित रहता है। हो गया। एक और प्रश्न लिखिएगा अभिजीत। एक घनाभ का लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई मीटर में। एक घनाभ का लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर। तो विकर्ण ज्ञात करें। बनाइएगा, प्रश्न आपको दिया हुआ, बनाइए। चलिएगा, आइए ये देख लेते हैं बाबू। हे लड़का, एक घनाभ का लंबाई कितना है?
12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है ना, तो विकर्ण। तो यहाँ से एल का वैल्यू 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 12 का करेंगे तो 144, 164, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 300, और इसका वर्गमूल है आप निकालिएगा। नहीं रे, कितना में टूटा होगा, ये 2 गुना 2 है, 7 गुना 11, तो इसका निकालिएगा 2, 11 सते 77। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। ये भी आप बना सकते हैं। ये सही, यहाँ तक समझ आया। यानी अभी तक ने हमने घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में बताया, फार्मूला बताया, घनाभ का हिसाब बताएं, लंबाई चौड़ा ऊंचाई रहेगा उसका आयतन क्षेत्रफल निकाले, घनाभ का लंबाई चौड़ा ऊंचाई विकर्ण निकाले। इतना तक हुआ। अब कभी कभी प्रश्न ऐसे देता है, अरे लड़का, कभी कभी प्रश्न ऐसे करके देता है कि घनाभ का विकर्ण देगा और लंबाई चौड़ाई देगा, ऊंचाई निकाले कहेगा। घनाभ का विकर्ण देगा, ऊंचाई और लंबाई देगा, चौड़ाई निकाल कहेगा। मतलब कोई भी 2 भुजा देगा और एगो विकर्ण का मान देगा, वहाँ से निकाल कहेगा। सही है, यहाँ तक बात समझ आ रहा है। यहाँ तक तो समझ आ गया, नॉर्मली ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक अगला प्रश्न लिखिएगा, एक अगला प्रश्न लिखिएगा, देखिएगा। एक घनाभ का लंबाई, एक घनाभ का लंबाई 5 सेंटीमीटर, एक घनाभ का लंबाई एक घनाभ का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है तो, हाँ ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उस घनाभ में सबसे लंबी, उस घनाभ में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। बनाइएगा। ये थोड़ा सा बात आसान है लेकिन घुरा के दे दिया। सबसे लंबी छड़ का मतलब विकर्ण निकालना है। चलिए फिर से देखिएगा प्रश्न को। एक घनाभ का लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई, तो यहाँ से L बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, H बराबर 2 सेंटीमीटर। कहा था उसमें घनाभ में रखी जाने वाला सबसे लंबी छड़ की लंबाई। सबसे लंबा छड़ कैसे रखेंगे, मतलब क्या होगा, विकर्ण चाहिए। क्या चाहिए, तो विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण बराबर अंदर रूट L² B² H²। L का वैल्यू 5 4 2, 5 5 25, 4 चौक 2 दूना, ये कितना होगा शायद 45। 45 को अगर तोड़िएगा तो 3 रूट 5, 3 रूट 5। इस प्रकार से इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक अगला प्रश्न लिखिए है सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। कोई भी एक मात्रक लगाइएगा, सही है। एक अगला लिखिएगा, एक घनाभ का विकर्ण, और ये प्रश्न को चेंज कर रहे हैं जी। एक घनाभ का विकर्ण 5√5 मीटर है और L का, और
लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर तो ऊंचाई ज्ञात करें। चलिएगा, यहाँ पर देखो विकर्ण दिए, लंबाई चौड़ा दिए, ऊंचाई निकालना है, निकालिएगा। अगर ये सभी बात आप लोग क्लियर कर ले तो एक्सरसाइज समझ लीजिए आप लोग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कि अगर जो थ्योरी क्लास होता उसमें अगर भी कर लीजिएगा ना, एक्सरसाइज को ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर करें। यहाँ पर क्या हमने बोले, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहे, आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन तकलीफ कब होगा, जब आपको विकर्ण दे के आपको एक भुजा का मान पूछे, आपको क्षेत्रफल दे के कोई एक भुजा का मान पूछे, आयतन दे करके कोई एक भुजा का मान पूछे। तो यहाँ पर देल किसका मान है, किसका मान है, विकर्ण का मान। सुन लीजिए बहुत आराम से, सावधानी पूर्वक थोड़ा देखिए। एल का मान आपको कितना है, 8 मीटर, बी का मान आपको 6 मीटर, आपको एच का मान निकालना है। सबसे पहले जिसका मान देला है उसी से चलेंगे, लिखेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का अंडर रूट एल स्क्वायर, चाहे विकर्ण का मान कितना है उसी को लिख लो, 5 रूट, सही है ना, सही है ना। विकर्ण का जो सूत्र होता है वो लिखिएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 5√5। कोई दिक्कत। एल का मान क्या है वो भी लिखिए, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एच का नहीं पता, एच स्क्वायर 5√5। अब बउआ जब तक दोनों तरफ से रूट नहीं हटेगा तब तक से एच का मान नहीं निकलेगा। और रूट हटाने के लिए निशा तरफ वर्ग करना होगा, दोनों तरफ क्या करना होगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो 64 36 एच का स्क्वायर, इधर क्या करें स्क्वायर हो गया, इधर भी क्या हो गया 5√5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 36 64 100 प्लस एच स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे 5 5 25 होगा, और √5 5 होता है, ये था 2 गो है रे, तब 5 5 क्या हो गया, 5 5 25 और √5 5, तब 25 5 125 आया। 100 को उधर भेज देंगे तो एच स्क्वायर बराबर 125 माइनस 100, एच स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, एच का मान 5 मीटर आ गया। क्या बात समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। दोनों तरफ वर्ग करना तो सही है। देखो एक घनाभ का विकर्ण, एक घनाभ का विकर्ण 175 मीटर है, और उसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करे। बनाइएगा। एक घनाभ का 175 है, सात मीटर, मिला दे। सुनिएगा, एक घनाभ का विकर्ण देल है लड़का, एक घनाभ का विकर्ण देल है, लंबाई 10 है, चौड़ाई 7 है, तो ऊंचाई सबसे पहले एल बराबर 10 मीटर
बी बराबर 7 मीटर। अब आपको एच बराबर का आता है वाट, तो यहाँ से चलेंगे विकर्ण बराबर नहीं रे, लिखेंगे घनाभ का विकर्ण अंडर रूट क्या होता है एल स्क्वायर बी, सॉरी मान डायरेक्ट लिख दो कितना दे रहे 100, इसका सूत्र हो जाता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 175। सही है। दोनों तरफ क्या करिएगा, तो पहले मान रख लो उसके बाद वर्ग करेंगे। एल का मान कितना है 10 का स्क्वायर 7 एच स्क्वायर, ये कितना होगा 100। दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट हटाने के लिए है वर्ग करने पर। सही है, सही है। इधर हो जाएगा 10 दाएं के 7 एच का स्क्वायर, इधर स्क्वायर होगा, इधर 100 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 149 प्लस एच स्क्वायर 175 एच स्क्वायर बराबर 175 माइनस 149 एच स्क्वायर बराबर घटाइए कितना आएगा 26। सही है। चलिएगा ये 26 आया, स्क्वायर हटेगा तो रूट कितना होगा 26 का वर्गमूल नहीं होता है, आंसर हो गया। तो इसको कुछ कर नहीं सकते। सही है। जो आया अगर 36 आता इसका वर्गमूल होता, कोई दिक्कत। चलिए जो आया रूट में आया तो रूट में भी होगा, या नहीं आया तो अब देखिए यहाँ से फिर एक टर्म हुआ विकर्ण दे करके लंबाई चौड़ा देकर ऊंचाई निकाले। यहाँ हो सकता है विकर्ण देके लंबाई ना देके चौड़ाई ऊंचाई कोई भी एगो दिन गायब कर सकता है। अब तो यहाँ से विकर्ण वाला काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल देंगे और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाले, आयतन देंगे फिर दो देंगे एगो अब निकालेंगे, तब जा करके घनाभ का बात खत्म होगा। ठीक है, लिखिएगा एक घनाभ का क्षेत्रफल, एक घनाभ का क्षेत्रफल एक घनाभ का क्षेत्रफल 1024 मीटर स्क्वायर है। एक घनाभ का क्षेत्रफल 1024 मीटर स्क्वायर है। लंबाई ज्ञात करें जबकि चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। बनाइएगा। चलिए एक बार मिला लेते हैं, उसके बाद फिर बेलन चलेंगे। देखिएगा सबसे पहले हुआ, अरे देख लेना, एक घनाभ का क्षेत्रफल देल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का या क्षेत्रफल का है, उसके लंबाई ज्ञात करना और क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें अलग अलग राशि है। सबसे पहले आपको एच का मान एल का मान निकालना है। बी का मान आपको 10 मीटर, एच का मान आपको 8 मीटर। सही है। चलिए आपका किसका मान दे ले सो बताओ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बाबा क्या देल है 1024। इसका सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच बराबर 1000। एल का मान कितना है सो बताओ, नहीं पता। बी का मान, फिर बी का मान 10 गुना, फिर हुआ एच का मान
8, एल का मान नहीं पता, सही है रे। जिसका मान नहीं पता रहेगा उससे छोड़ देंगे, सही है। बराबर 1000 कितना हो गया, सही है या गलत है। उसके बाद देखो 2 से डायरेक्ट काट दो, 512, सही है, 2 से कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो 10L 8 देंगे 80, 8L बराबर 500। एक राम देखो पहाड़ा का संख्या 80, इसको घटा दो इधर, ये दोनों जुट जाएगा। 18L 512 माइनस 80, 18L बराबर 432। चलिए 18 से काटिएगा तो 24 मरते कट जाएगा, तो L बराबर 24 मीटर। इस प्रकार से लंबाई का मान निकल गया। कोई दिक्कत? मीटर है तो मीटर मारेंगे, सही है, जो भी है सही है। तो यार अरे लंबाई में स्क्वायर थोड़ी होगा, लंबाई में स्क्वायर नहीं होगा। तो क्षेत्रफल देखो यहाँ पर अभी भी बात हुआ, क्षेत्रफल है, लंबाई निकाल लिए, विकर्ण रहेगा वो एक भुजा निकालेंगे, उसी प्रकार आयतन रहेगा वहाँ से कोई एक भुजा निकालेंगे। तो आपको समझ में आ लो, आपको कोई भी किसी का मान दे दे, आपको ये बात समझना, जैसे आपको एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। कब? जब तीनों भुजा दिया रहे, जब तीनों भुजा दिया रहे, जब तीनों भुजा दिया रहे तब क्या निकाल सकते हैं? आयतन, क्षेत्रफल, विकर्ण। लेकिन 3 भुजा में से एक को अगर अब्सेंट कर दे, 3 भुजा में से एक भुजा नहीं दे और 2 भुजा देल रहे, तो समझ लेना 2 भुजा दिया है तो कहीं ना कहीं आपके पास विकर्ण रह सकता है, क्षेत्रफल रह सकता है या आयतन रह सकता है। उसके मदद से जो भुजा अब्सेंट है उसका मान निकाल लो, जैसा कि अभी आपने बताए। यहाँ पर आयतन भी दे सकते हैं और लंबाई चौड़ाई देके ऊंचाई निकाल सकते हैं, आयतन भी दे सकते हैं, ऊंचाई लंबाई देके चौड़ाई निकाल सकते हैं, किसी का एक मान निकाल सकते हैं, सही है। तो एक और प्रश्न लिखिएगा, आयतन वाला भी लिखिएगा। एक घनाभ का एक घनाभ का एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन 1525 मीटर क्यूब है और उसकी चौड़ाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 25 मीटर, तो लंबाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लंबाई। बनाइएगा, चलिए देख लीजिएगा, बात समझिएगा। अरे एक घनाभ का आयतन, सुनो, एक घनाभ का आयतन 1525 मीटर क्यूब है, उसकी चौड़ाई दे है आपको, क्या ऊंचाई दे है, तो क्या कहता है? लंबाई निकाल। सबसे पहले लंबाई निकालना, उसके लिए भाट लगाइएगा। चौड़ाई का मान 15 मीटर, ऊंचाई का मान 25 मीटर, तो देल है इसका आयतन। लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन देले कितना? 1525 है। इसका सूत्र होता है L गुना B गुना बराबर 1525। L का मान कितना? 100 बताइएगा, नहीं पता। 15 गुना 25 बराबर 1500। इसको भागा देंगे, 15 से काटेंगे, 5 से काटो, ऐसा करो ना, 5 या 15, 5 या 15 नहीं जी, 0 और 5 इतना आया, सही है जी। 5 5 25, उसके बाद फिर 5 से काटो 5 और 5 से काटो
5 6 61, अब नहीं कटेगा तो 5 दिया 15, L बराबर 61 आया, भागा में दो, L बराबर 61/15 भागा दीजिएगा, 15 चौका कितना 60, नहीं रे 0.10 नहीं, फिर 0 बैठाएंगे 100, 15 छक सही है, इतना आ गया, इतना आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, तो आपका L बराबर कितना आ गया 4.06 मीटर, ये आपका आंसर है। सही है, 5 नहीं होगा, सही है। तो इस प्रकार से आपको आयतन दे करके लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल एक लड़का क्षेत्रफल देके लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं, विकर्ण देके लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे करके आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। घनाभ की इतना बातें समाप्त हुआ। अब घनाभ के बाद कौन आएगा, बेलन। चलिए वो भी बात कर लेते बेलन का, सुनिएगा फटाफट, थोड़ा बेलन में समझ लेते हैं कि आखिर बेलन में क्या होती है बातें, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, उसके बाद इसका उदाहरण कल बताएंगे। बेलन क्या है, जब कोई आयताकार या वर्गाकार, जैसे ये आपका कोई आयताकार है, ये कोई आयताकार है या वर्गाकार, इस आयताकार या वर्गाकार को अगर मोड़ देते हैं लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश, मोड़ने पर जो आकृति बनती है उसी को हम लोग बेलन कहेंगे। जब कोई आयत या वर्ग को लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। लंबाई देखो, यहाँ मोड़ रहे हैं तो कौन मोड़ रहा है, चौड़ाई, अब ऐसे मोड़ेंगे तो कौन मोड़ रहा है, लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका परिभाषा आएगा कि जब आयत या वर्ग को लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए तो जो आकृति का निर्माण होता है, जो आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बेलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। जब आयत या वर्ग को लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए तो जो आकृति का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर हम एक आयत लेते हैं, ठीक है, इस आयत को बउआ देखो ऐसे करके इसको मोड़ेंगे, जब घुराएंगे लंबाई को तो देखिए इस प्रकार का फिगर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा जी। तो इसी को क्या कहते हैं, बेलन का, इसी को हम लोग बेलन कहते हैं। या कोई वर्ग ले लेते हैं जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर, ये वर्ग लिए, ये हमारा, इसको जब मोड़ेंगे इस प्रकार से तो ये बनेगा इस प्रकार, देखिए बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब कोई आयत हो, ये हमारा क्या कहलाया, आयत, और ये आयत हो गया, ये क्या कहलाया, वर्ग। इसको मोड़ने पर कैसी आकृति बनती है, बेलन का आकृति। कैसी आकृति, बेलन की आकृति, सही है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा बात, यहाँ पर फिगर अब चलते हैं। इस बेलन का एक बड़ा फिगर, एक छोटा ही ले लेते हैं। ये देखिए हमारा बेलन और एल की, ये बेलन है, ऊपर के ऊपर जो होती है वो वृत्त होती है, ये बेलन का क्या कहलाया, त्रिज्या। वो क्या कहलाया, त्रिज्या को क्या से सूचित करेंगे, आर से। ये उसके बाद ये भी वृत्त हुआ तो इसे ये बेलन का क्या कहलाएगा, ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को किससे सूचित करेंगे, बड़ा। ये भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, त्रिज्या ही होगा। ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। त्रिज्या को बड़का या छोटा, बस दो ये बात होता है।
बेलन में दो ही बात होता है। बेलन का एक त्रिज्या होती है, दूसरा ऊंचाई होती है। बेलन के त्रिज्या होती है और बेलन में कै वृत्त होता है सो बताइएगा। तो यहाँ पर अगर कोई पूछ दे कि बेलन में कै वृत्त होते हैं, दो वृत्त होते हैं। कै वृत्त होते हैं? दो वृत्त होते हैं। उसके बाद त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। अब यहाँ से इसका सूत्र ध्यान रखिएगा। हुआ सूत्र में 3 बात ध्यान रखिएगा, मेन वही बात होती है। सूत्र फार्मूला पहला आएगा बेलन का आयतन। क्या आएगा? बेलन का आयतन। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। दूसरा इसका आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब मुड़ा हुआ। ये देखो आयत है खुला हुआ, लेकिन इसको मोड़ देंगे तो मुड़ जाता है, इसलिए वक्र लगता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है। एक लास्ट तीसरा सूत्र होता है बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यही मुख्य बात क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली फार्मूला ध्यान रखिएगा कि बेलन क्या होता है। जब को आयत या वर्ग को लंबाई या चौड़ाई के अनुदेश से मोड़ा जाए तो जो आकृति का निर्माण होता है उसे हम बेलन कहते हैं। दूसरी बात है बेलन में 2 वृत्त होता है। बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या, मेन 2 ये राशि है, ध्यान रखना। बेलन का ऊंचाई और ये आयत से देखो ये बनता है, इसको भी बनाएंगे तो बेलन के वृत्त होता है, ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त। तो इस प्रकार से 3 को इसका मेन सूत्र होता है। अच्छा, जहाँ पाई क्या हुआ सो बताइएगा। जहाँ पाई जो होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। इसका मान कितना होता है? 22 बटा, अगर पॉइंट में देखा जाए तो कितना होगा पॉइंट में, या 3.1। इसका 2 भी मान होता है, ये या ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप उतार सकते हैं। फिर इसके बाद कल सूत्र सुनेंगे। घनाभ का घन खत्म हुआ, बेलन का, उसके बाद एक और बचा गोला छिन्नक बचेगा। उसके बाद बात कर तब अभी एक्सरसाइज 1-2 दिन में आए उसको एस, इसको जो होता है ना, इसको एरिया सिर्फ बोलेंगे, बस एरिया। बेलन का सही है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते, कल फिर मिलेंगे। ठीक है।